नमस्कार। कभी सोचा है कि वो कौन सी एक चीज है जो पूरे भारत को सच में एक साथ जोड़ती है, उसे जिंदगी देती है, उसकी पहचान बनाती है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि पहाड़ों से निकलकर समुंदर तक बहने वाले पानी में छिपा है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत की जीवन देने वाली नदियों की। एक शानदार सफर पर चलेंगे। तो सवाल ये है कि अगर भारत को एक जीता जागता शरीर माने तो इसकी नसें, इसकी धमनियां क्या हैं? बिल्कुल सही सोचा। हमारी नदियां यही तो हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं, मैदानों और पठारों को सींचती हैं और पूरे देश में सचमुच जिंदगी दौड़ाती हैं। अब देखिए, ये जो नदियों का पूरा जाल है ना, ये काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। तो इसको ठीक से समझने के लिए चलिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बुनियादी शब्दों को जान लेते हैं। ये शब्द पानी के इस पूरे सफर को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है अपवाह या ड्रेनेज। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब बस इतना है कि पानी कैसे बहता है। सोचिए, जैसे छोटी छोटी गलियां मिलकर एक मेन रोड बनाती हैं, वैसे ही छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं और एक तय रास्ते पर बह निकलती हैं। बस इसी सिस्टम को अपवाह कहते हैं। अच्छा, दूसरा शब्द है जल विभाजक, यानी वाटर डिवाइड। जरा सोचिए, एक ऊंचा पहाड़ है, बारिश होती है तो कुछ पानी पहाड़ की एक ढलान से नीचे जाता है और कुछ दूसरी ढलान से, है ना? तो ये जो ऊंची जमीन है, चाहे पहाड़ हो या कोई पठार, जो पानी को दो अलग अलग दिशाओं में बांट देती है, उसी को हम जल विभाजक कहते हैं। ये एक तरह की कुदरती दीवार है। अब अगर हम भारत की नदियों को देखें तो मोटे तौर पर इन्हें दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। और ये दोनों ग्रुप्स, मतलब इनका सोर्स, इनका फ्लो, इनका नेचर, एक दूसरे से एकदम अलग हैं, जैसे दो अलग अलग परिवार हों। तो चलिए इन दोनों में फर्क को समझते हैं। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां। इनका सोर्स क्या है? पिघलते हुए ग्लेशियर। इसीलिए ये 12 मासी हैं, यानी साल भर इनमें पानी रहता है। ये जवान और ताकतवर हैं, इसलिए पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां, जिन्हें गॉर्ज कहते हैं, वो बनाती हैं। और दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ये बेचारी पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड करती हैं, तो जाहिर है ये मौसमी हैं। ये हिमालयी नदियों के मुकाबले पुरानी और शांत हैं, ज्यादातर उथली होती हैं और हाँ, अपने रास्ते में शानदार झरने, मतलब वाटरफॉल्स, बनाती हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं हिमालय के इन दिग्गजों की। ये वो नदियां हैं जिनका जन्म बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हिमालय में होता है, और इनका सफर वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। बर्फ से शुरू होकर सीधा समंदर में जाकर मिलता है। और जब हम हिमालय की नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जुबान पर आता है गंगा का। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो उत्तर भारत के लिए आस्था, संस्कृति और जिंदगी की एक पवित्र धारा है। गंगा का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ये गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, लेकिन तब इसका नाम भागीरथी होता है। फिर आगे देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा नदी से मिलती है, तब जाकर ये बनती है गंगा। इसके बाद हरिद्वार में ये पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में उतरती है। और इसका ये लंबा सफर कहाँ खत्म होता है? बंगाल की खाड़ी में, जहां ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, बनाती है। अच्छा, एक और मजेदार बात ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है। इसकी पहचान यहां कहिए, इसका नाम देश बदलते ही बदल जाता है। जब ये तिब्बत के ठंडे सूखे इलाके से बहती है तो लोग इसे सांगपो करते हैं। फिर जैसे ही ये भारत से होकर बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम हो जाता है जमुना। है ना कमाल की बात? तो ये तो हुई हिमालय की नदियां। चलिए अब रुख करते हैं दक्षिण की ओर, प्रायद्वीप की उन प्राचीन नदियों की तरफ जो बारिश के पानी से जीती हैं। इनकी अपनी अलग ही कहानी है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। प्रायद्वीप की जो नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, जैसे कि नर्मदा और तापी, वो बनाती हैं एस्चुरी, यानी ज्वार नदमुख। वहीं दूसरी ओर जो नदियां पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, जैसे गोदावरी और कृष्णा, वो अपने साथ लाई मिट्टी जमा करके उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। तो एक तरफ एस्चुरी, दूसरी तरफ डेल्टा। इन प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है गोदावरी, करीब 1450 किलोमीटर का सफर तय करती है ये। और जानते हैं, इसके बड़े आकार और इंपॉर्टेंस की वजह से इसे एक बहुत खास नाम दिया गया है, दक्षिण की गंगा। ये नाम ही बताता है कि दक्षिण भारत के लिए गोदावरी की क्या अहमियत है। अब जरा नदियों के एक दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं। देखिए, नदियां एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। एक तरफ ये वरदान है, जीवन देती हैं, तो दूसरी तरफ ये अभिशाप भी बन सकती हैं, विनाश भी ला सकती हैं।
इसी बात को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत खूबसूरती से कहा था। उन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। सोचिए, उस दौर में ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ बिजली या सिंचाई के लिए नहीं थे, बल्कि देश की तरक्की और उम्मीद का प्रतीक थे। और ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही पनपी हैं। चाहे वो सिंधु नदी के किनारे बसी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, या फिर मिस्र की वो महान सभ्यता जो नील नदी की देन थी। नदियां ही तो सभ्यताओं की मां रही हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, नदियों का विनाशकारी रूप। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोसी नदी। ये नदी इतनी अप्रत्याशित और भयानक बाढ़ लाती है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह नाम ही अपने आप में इसकी विनाश लीला की दुखद कहानी कह देता है। और आज इस विनाश में सबसे बड़ा हाथ शायद हम इंसानों का है। हमने अपनी ही इन जीवन रेखाओं को गंदे नालों में बदलना शुरू कर दिया है। फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा, खेतों से बहकर आने वाले केमिकल्स, शहरों का गंदा पानी, ये सब मिलकर हमारी नदियों का सचमुच दम घोट रहा है। तो सवाल यह है कि आगे क्या? भविष्य का प्रवाह किस दिशा में जाएगा? चलिए अब उन चुनौतियों और सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो हमारी इन नदियों को बचाने के लिए जरूरी हैं। और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जंगलों की कमी। देखिए, एक हेल्दी रिवर सिस्टम के लिए किसी भी देश के कम से कम 33% हिस्से पर जंगल होने चाहिए। जंगल मिट्टी को बहने से रोकते हैं, पानी को साफ करते हैं। लेकिन भारत में ये सिर्फ 19.25% है। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, ये सीधा सीधा हमारी नदियों की सेहत पर हमला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उम्मीद अभी बाकी है। सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, जैसे कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। इसकी शुरुआत वैसे तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान से हुई थी। आज ये प्लान 16 राज्यों की 27 नदियों को साफ करने के मिशन पर काम कर रहा है। मकसद यही कि लाखों लीटर गंदे पानी को फिर से साफ करके इन नदियों में जिंदगी लौटाई जा सके। तो आखिर में बस एक सवाल हम सबको खुद से पूछना है। ये नदियां हमें जिंदगी देती हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या हम एक समाज के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हम इनकी जिंदगी बचा सकते हैं? ये सवाल हम सब के लिए है।